हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो आई होप आपने लास्ट वाले लेक्चर के जो भी असाइनमेंट थे या जो भी होमवर्क क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे एंड उसके साथ अपने आंसर्स भी कंपेयर करे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज हमें बहुत कुछ डील करना है। तो आज हमें क्या देखना है, सबसे पहला वही रहेगा हमारा फ्री कंसेंट जो हमारा की सेक्शन है। देन हम जो थर्ड एलिमेंट है जो कंसेंट को अफेक्ट करता है दैट इज फ्रॉड। फिर हम फ्रॉड के या हम कह सकते हैं जो सेक्शन है, जो फ्रॉड का सेक्शन है उससे रिलेटेड उसके एलिमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करेंगे। देन सर्कमस्टांसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड। देन हम एक्टिव कंसीलमेंट एंड पैसिव कंसीलमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देन अगर फ्रॉड से इन्फ्लुएंस है कंसेंट तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। देन मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड और इसके एक्सेप्शंस एंड देन फाइनली द केस लॉस। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वही की सेक्शन रहने वाला है, सेक्शन नंबर 14, जो हमें बताता है कि कंसेंट कब फ्री नहीं बोली जाएगी, जब वो कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से अफेक्ट होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का 19A के अंदर वॉइडेबिलिटी बताया है, कोवर्जन का सेक्शन नंबर 19 में, फ्रॉड का भी 19 में, मिसरिप्रेजेंटेशन का भी 19 में और मिस्टेक के 20, 21, 22 में। ठीक है, तो हमने सेक्शन 15 दैट इज योर कोवर्जन पार्ट डील कर लिया, सेक्शन नंबर 16 दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्ट डील कर लिया। आज हम चलेंगे सेक्शन नंबर 17 के ऊपर दैट इज फ्रॉड। फाइन, सेक्शन 17 दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या है? अब जो मैंने इसमें कलर्ड पार्ट्स कर रखे हैं वो मैंने इसलिए कर रखे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर्ली डेफिनेशन पार्ट्स में, क्योंकि जब बड़ी डेफिनेशन होती है तो हमको उसको हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। तो फ्रॉड में क्या आएगा? सबसे पहला मीन्स एंड इंक्लूड्स। ये जो मीन्स एंड इंक्लूड्स वर्ड है ये क्या दिखाता है हमें कि डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। ठीक है, देन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स जो कमिट कर रही है बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कोनिवेंस और बाय हिज एजेंट। तो ये पार्ट हमारे पास क्या है? हमारा एक्टस रियस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नीचे 1, 2, 3, 4, 5 है, अगर इनमें से कोई भी एक्ट किया जा रहा है या तो पार्टी के थ्रू या पार्टी के कॉनिवेंस से या उसके एजेंट के थ्रू, ठीक है, और इसमें इंटेंशन क्या है? विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो पार्ट हुआ हमारा ये हुआ अपना मेंसरिया। मेंसरिया में क्या मतलब? इंटेंशन क्या है? या तो सामने वाली पार्टी को डिसीव करना या उसको इस तरीके से इंड्यूस करना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। तो एक बार मैं फटाफट से आपको डेफिनेशन वापस सम अप करती हूँ। फ्रॉड में क्या क्या आएगा? मीन्स एंड इंक्लूड्स। फिर डेफिनेशन बढ़ती है दो पार्ट्स के अंदर, पहला एक्टस रिया, दूसरा मेंस रिया। एक्टस रिया में रियस में अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या एक्ट्स होंगे जो पार्टी के थ्रू या उसकी कॉन्वेंस से या उसके एजेंट के थ्रू किया जा रहा है। एंड इंटेंशन क्या है? या तो अदर पार्टी को डिसीव करना या उसके एजेंट को डिसीव करना या उसको इंड्यूस करना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। फाइन, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं। पहला एक्ट क्या है? द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कि जो सामने वाली पार्टी है जो फ्रॉड की इंटेंशन से एक्ट कर रही है उसको पता है कि जिस फैक्ट को वो सजेस्ट कर रही है वो सही नहीं है, वो ट्रू नहीं है, पर वो फिर भी सामने वाले को क्या वो फैक्ट को सजेस्ट कर रही है। तो उसे खुद को पता है कि वो फॉल्स फैक्ट है पर फिर भी सामने वाले को वो ऐसे सजेस्ट कर रही है जैसे कि वो ट्रू है। फ्रॉड की डेफिनेशन आप अच्छे से समझेंगे बिकॉज जब अभी मिस रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डील करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है वही इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो इसको एक एक इसका जो डेफिनेशन का वर्ड है उसे बहुत ही अच्छे से फोकस करके सुनना है। ठीक है, सो फर्स्ट एक्ट क्या हो गया? सजेशन ऑफ अ फैक्ट जो पार्टी को पता है ट्रू नहीं है। सेकेंड, द एक्टिव कंसीलमेंट। कौन सा कंसीलमेंट बताया यहाँ पे? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। यानी कि ऐसा कोई फैक्ट जिसके बारे में पार्टी को पता है पर वो उसको सामने वाली पार्टी को नहीं बता रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपकी ड्यूटी थी सामने वाले फैक्ट को, सामने वाली पार्टी को फैक्ट डिस्क्लोज करने की, तब भी आपने वो फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या हो गया? छुपाना। ठीक है, थर्ड आता है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैंने
कोई सामान ऑर्डर करा पर मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था उसका पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपने एक प्रॉमिस तो करी है लेकिन आपका कोई इंटेंशन नहीं है उसे परफॉर्म करने का। नेक्स्ट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कि आपका इंटेंशन अगर किसी भी एक्ट के साथ ऐसा है जिसमें आप सामने वाली पार्टी को डिसीव करना चाह रहे हो या इंड्यूस करना चाह रहे हो, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। एंड फाइनली, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, जैसे हमारे पास आईपीसी के अंदर बताए जाते हैं। इस तरीके से अगर किसी भी लॉ, किसी भी एक्ट के अंदर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड तरीके से वो एक्ट या वो ओमिशन, दोनों चीजें आती हैं, एक्ट के साथ ओमिशन आता है, ठीक है, ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन किया है जिसमें आपका इंटेंशन क्या है, फ्रॉडुलेंट है, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। सो ये 1 to 5 हमारे पास क्या हो गए, एक्टस रियस हो गए, यानी कि हमारे पास क्या हो गए, एक्ट्स हो गए, और मेंस रिया क्या था हमारा, डिसीव करने का, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास आती है एक एक्सप्लेनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इससे रिलेटेड आपके पास केस लॉज भी है एंड इसी से हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाता है एग्जाम में। सो mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being heard to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि जनरली वैसे तो हमारे पास जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो मेयर साइलेंस यानी कि किसी पार्टी का चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है, बट अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां उस पर्सन की साइलेंस खुद में ही क्या है, स्पीच है, या सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से उस पर्सन का बोलना जरूरी है, अगर वो नहीं बोलता है तो वहां पर साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड केस लॉज एग्जाम्पल अभी हम आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको फ्रॉड की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मीन्स एंड इंक्लूड्स, देन हमारे पास एक्ट्स, उनकी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन कर सकता है वो ध्यान रखना है, और इंटेंशन यानी कि मेंस रिया क्या रहने वाला है वो ध्यान रखना है। एक भी एलिमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं अगर एक भी एलिमेंट मिस होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। फाइन, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा। अब और एक बार हम सेक्शन नंबर 17 के एसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो पहला क्या है, सजेशन होना चाहिए रिगार्डिंग अ फैक्ट, हमने पढ़ा था किसी भी फैक्ट का सजेशन होना चाहिए, और जो सजेशन कर रही है पार्टी वो खुद उसको ट्रू बिलीव नहीं करती है। द फैक्ट सजेस्टेड मस्ट बी अनट्रू, वो फॉल्स होना चाहिए। इसके बाद जो सजेशन कर रहा है मस्ट कम फ्रॉम समवन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको खुद भी पता है कि वो सजेशन, वो फैक्ट क्या है, फॉल्स है। इसी के साथ साथ इंटेंट आएगा। अब द सजेशन मस्ट बी मेड टू डिसीव और इंड्यूस अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो किस इंटेंशन के साथ वो सजेशन दिया गया है, सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए। फाइन, सो एलिमेंट्स हमेशा डेफिनेशन से ही निकल कर आते हैं। तो ये बेसिकली आपका समरी है सेक्शन नंबर 17 की। सर्कमस्टेंसेस की जो क्या बताएगा कि किस किस सर्कमस्टेंस में हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड हो सकता है। तो ये क्या बोलता है, सर्कमस्टेंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं। पहला आता है असर्टिंग फैक्ट्स विदाउट बिलीफ इन देयर ट्रुथ, मतलब आपने कोई फैक्ट सजेस्ट किया जिसके बारे में आपको पता है कि वो फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। जो डिफरेंस क्या आता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशनल वर्ड मिसिंग रहता है, यानी कि वह इंटेंशनल नहीं है, बल्कि फ्रॉड में जो आप इंड्यूसमेंट कर रहे हैं या जो भी आप सजेशन दे रहे हैं वो इंटेंशनल होगा, उसके लिए आपका मेंस रिया होता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है रेकलेस स्टेटमेंट। रेकलेस स्टेटमेंट मतलब एब्सेंस ऑफ एक्चुअल एंड ऑनेस्ट बिलीफ, यानी कि आप खुद उस चीज को सच नहीं मान रहे हैं फिर भी आप बिना सच माने उस स्टेटमेंट को दे रहे हैं, तो वो क्या है, विदाउट बीइंग कॉशियस, बिना कॉशियसनेस के आप कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो भी वहां पर क्या होगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आता है एम्बिगुअस स्टेटमेंट। एम्बिगुअस स्टेटमेंट का मतलब इंटेंडेड दैट द स्टेटमेंट टू बी अंडरस्टूड इन दैट फॉल्स सेंस, यानी कि यहाँ पर आपका इंटेंशन ही है कि सामने वाली पार्टी उस चीज को गलत तरीके से समझते हुए उस पर एक्ट करे, ठीक है। ये आपका
इंटेंशन ही है, यानी कि क्या है उस स्टेटमेंट के अंदर एम्बिग्विटी है। फाइन। देन आता है हमारे पास एक्टिव कंसीलमेंट, जो हमने अपने एक्ट में भी पढ़ा था, जो हमने डेफिनेशन देखी थी 17 के अंदर, उसमें हमारे पास एक पॉइंट था। ठीक है, तो एक्टिव कंसीलमेंट होता है, एक होता है पैसिव कंसीलमेंट। इन दोनों का भी हम डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं एक्टिव कंसीलमेंट होता क्या है। वन पार्टी इंटेंशनली हाइड्स मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्पाइट हैविंग अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन थी, आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप सामने वाली पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो आपने क्या किया, इंटेंशनली उसको हाइड ही किया है। सो दैट इज योर एक्टिव कंसीलमेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड है। फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारे पास एक्टिव कंसीलमेंट वर्सेस पैसिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट में क्या होता है, यहाँ इंटेंशनली हाइडिंग और सप्रेसिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट डिस्पाइट हैविंग अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन। अभी हमने डिस्कस किया, आपकी ड्यूटी बनती थी डिस्क्लोज करने की, वो इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में थी, फिर भी आपने उसे इंटेंशनली छिपा के रखा, सामने वाली पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया। पैसिव कंसीलमेंट में क्या होता है, पैसिव कंसीलमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमेनिंग साइलेंट और ओमिटिंग टू डिस्क्लोज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओमिशन कर रहे हैं, आप चुप है, आपने छुपाया नहीं है लेकिन आप चुप है, आपने उस चीज पे कुछ भी नहीं बोला, दैट इज योर पैसिव कंसीलमेंट। इट अकर्स व्हेन अ पार्टी फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट दैट दे मस्ट रिवील। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली आपका एक ओमिशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या बोलता है, it requires an affirmative and deliberate act to prevent the other party from discovering the truth। affirmative मतलब पॉजिटिव, यहाँ आपको कुछ पॉजिटिव कुछ एक्ट करने की जरूरत है। पैसिव कंसीलमेंट में ऐसे किसी एक्ट की जरूरत नहीं होती, वहां आपका ओमिशन ही कंसीलमेंट आता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, पैसिव कंसीलमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एन अफर्मेटिव एक्ट ऑफ हाइडिंग और सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन, इंस्टेड इट फेल्स टू स्पीक अप एंड प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने सामने से कुछ छुपाया है जहां आपकी बोलने की ड्यूटी थी, जहां आपको डिस्क्लोज करना था, दैट इज योर एक्टिव कंसीलमेंट। पैसिव में क्या है, यहाँ पर आपकी किसी एक्ट की जरूरत नहीं है, आपने ओमिशन कर दिया, दैट इज योर पैसिव कंसीलमेंट। आई होप दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो हमारी डेफिनेशन में कौन से कंसीलमेंट की बात करी है, एक्टिव कंसीलमेंट की। फाइन। व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, पहला आता है जहां आपकी क्या थी, ड्यूटी टू स्पीक थी। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ है, ठीक है, या कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। हमने अंडर इन्फ्लुएंस वाले टॉपिक पे भी ये टर्म डिस्कस किया था। ठीक है, सो उबेरिमा फाइट्स, यानी कि गुड फेथ, जहां जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई गुड फेथ या कोई ट्रस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो वहां माना जाता है कि आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो पहला क्या हमारे पास एक्सेप्शन आता है, दैट इज ड्यूटी टू स्पीक। सेकेंड आता है वेयर साइलेंस इज डिसेप्टिव, यानी कि आपके साइलेंस में आपका इंटेंशन दिख रहा है कि आप सामने वाली पार्टी को डिसीव करना चाहते हो। सो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द बायर नोज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज ऑफ हायर अमाउंट देन कोटेड बाय द सेलर बट चूज टू स्टे साइलेंट विद एन इंटेंशन टू चीट हिम। तो बायर को पता था कि जो प्रॉपर्टी सामने सेलर सेल करना चाहता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पर ये बात जानते हुए भी उसने डिस्क्लोज नहीं करा। किस इंटेंशन से, चीटिंग के इंटेंशन से। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, इंटेंट। ठीक है, सो द बायर वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर द फ्रॉड एंड द सेलर कैन डिक्लेयर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज वॉइड। ठीक है, थर्ड आता है चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस टाइम सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग थे, उसके बाद इन फ्यूचर अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस के बारे में दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज करें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अ प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी फॉर जॉब रिक्रूटमेंट मेंशन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोस्पेक्टस आया उसमें सारे डायरेक्टर्स की डिटेल दी गई थी। लेटर क्या होता है, लेटर चेंजेस वर मेड बट द कंपनी डिड नॉट मॉडिफाई इट्स प्रोस्पेक्टस। जो चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस को चेंज नहीं किया गया। सो एज अ डिसीजन इट शुड बी हेल्ड दैट चेंज इन द प्रोस्पेक्टस एंड प्रोसीजर ऑफ द जॉब रिक्रूटमेंट शुड बी मेड साइमल्टेनियसली, यानी कि जो पार्टी उस प्रोस्पेक्टस को देखकर आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो उनके लिए जरूरी है कि वो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोज किए जाए। तो तीन एक्सेप्शन हमने डील कर लिए, ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस इज डिसेप्टिव,
चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। देन आता है हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ मतलब जब किसी पार्टी ने कुछ डिस्क्लोज कर दिया है, यानी कि आधा सच बताया है, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो पूरा सच भी बताए। ठीक है, यानी कि आधे सच से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सच बताना होगा। दैट इज व्हाट हाफ ट्रूथ। सो इफ अ पर्सन इज इन अ पोजीशन नॉट टू रिवील एनीथिंग, यानी कि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, यानी कि उसका मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं था, मेयर साइलेंस नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, बट फिर भी उसने क्या किया, बोलते हैं ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, पर फिर भी अगर उसने कुछ भी डिस्क्लोज किया तो उसको वो पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो इफ अ पर्सन इज इन अ पोजीशन not to reveal anything, that is mere silence not amounting to fraud, but still chooses to reveal a bit of the information, then that person is obligated or say legally bound to reveal the entire truth. आधे सच से काम नहीं चलेगा, पूरा सच बताना पड़ेगा। ठीक है, देन लास्ट आता है हमारे पास मैरिटल फैक्ट्स, यानी कि जब भी कोई मैरिज रिलेटेड है, क्योंकि मैरिज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर आपको सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने होंगे, ये आपकी ड्यूटी मानी जाती है। So non-disclosure of material facts relating to parties to the marriage has been held to constitute the fraud. तो हमारे पास क्या क्या एक्सेप्शंस आए, जहां पर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड होगा, जहां आपकी ड्यूटी थी बोलने की, जहां साइलेंस डिसेप्टिव था, जहां कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुए, हाफ ट्रूथ एंड द मैरिटल फैक्ट्स। तो आप, आई होप आपको जनरल रूल एंड उसके एक्सेप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाय हार्ट याद करिएगा इनको। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कुछ केस लॉस। सबसे पहला केस आता है हमारे पास रतन लाल आलूवालिया वर्सेस जय जानिंदार प्रसाद। इसमें क्या बोला गया था, अंडर कॉमन लॉ फ्रॉड विल नॉट ओनली रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent is so obtained, but will also give rise to an action for damages in respect of deceit। तो यानी कि जो हमने सेक्शन 19 में voidable इफेक्ट पढ़ा था, उसके साथ साथ आप डैमेजेस भी क्लेम करेंगे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट या जब आपकी कंसेंट फ्रॉड से अफेक्ट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। फाइन, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज पीएल राजू वर्सेस डॉक्टर नंदन सिंह 2005। इसमें क्या था, a person after being inquired about sold his land to the state which was already acquired under the Land Acquisition Act which he did not disclose earlier। यानी कि एक पर्सन ने क्या किया, अपनी लैंड किसी और को सेल कर दी, जो ऑलरेडी, जहां पर ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहा था, जो ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर जा चुकी थी। फाइन, सिंस द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी kept the buyer unaware of the pending litigation of the property, और ये बात उसने बायर को डिस्क्लोज नहीं करी थी, so he was entitled to refund the principal amount with 6% interest on it to the buyer। so buyer को जो भी डैमेज हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉड था, तो बायर को प्रिंसिपल के साथ 6% इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो डिस्क्लोज नहीं किया गया। सो द एक्ट ऑफ द सेलर्स सरेंडर ऑफ द लैंड वॉज हेल्ड नलिफाइड। फाइन, सो जब भी फ्रॉड के केसेस आते हैं उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ डैमेज क्लेम मिल सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं। फाइन, अब आता है हमारे पास पीसी चाको एंड अनदर वर्सेस चेयरमैन एलआईसी ऑफ इंडिया, दैट इज योर 2007 केस। इसमें क्या था, इन दिस केस द इंश्योर्ड हैड अंडरगॉन अ थायराइड ऑपरेशन। ठीक है, जो भी पर्सन जिसने एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था उसका एक थायराइड का ऑपरेशन हुआ था। ही हैड अ मेजर ऑपरेशन 4 years बिफोर द डेट ही टुक द इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से 4 साल पहले उसका एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। ही डिड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट वाइल ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, इसने ये डिस्क्लोज नहीं किया जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ही टुक द पॉलिसी ऑन 6 July 1987 and within 6 months on 21st February he died। फाइन, तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, कोर्ट हेल्ड दैट द इंश्योर्ड डिड नॉट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। आपने इतना बड़ा फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली, तो यहाँ पे कोर्ट ने माना कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। फाइन, सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था हमारे पास फ्रॉड, इसमें मैंने हर एक एलिमेंट बहुत अच्छे से कवर किया है। एक केस लॉ आता है हमारे पास डेरी वर्सेस पीक का, जो बेसिकली फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफ्रेंशिएट करता है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम मिस रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेंगे। सो कल वाले लेक्चर में आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन इनका डिफरेंस भी डील करेंगे, इन दोनों का केस भी डील करेंगे। फाइन, आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं MCQ, that is active concealment of fact is associated which with
विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कॉर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो आई होप आप सबको करेक्ट आंसर पता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर हम चलते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है? मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड ऑल्सो स्टेट द एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। हमने अभी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, सो आप इस दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको पहले खुद से फ्रेम करेंगे उसका आंसर, देन हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com, ठीक है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर का मॉडल आंसर भी मिलेगा, इसी के साथ जो एमसीक्यू हमने डिस्कस किया उसका आंसर, और बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है विद क्विजेस। सो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड जो भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रह सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।